साहित्य उत्सव। नमस्कार। साहित्य उत्सव हिंदी कविताओं के इस विशेष कार्यक्रम की 12वीं अर्थात अंतिम कड़ी के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा शर्मा जी की कविताओं का चयन किया गया है। आपका जन्म 1 फरवरी 1968 को इलाहाबाद में हुआ था। आपका जन्मस्थल और शिक्षा क्षेत्र भले ही इलाहाबाद रहा हो, किंतु कार्यक्षेत्र दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि तक फैला हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता तथा रचनात्मक नवलेखन का अंतः संबंध विषय पर आपने विद्यावाचस्पति की उपाधि अर्जित की। वर्तमान में आप सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान की डिलीट की उपाधि हेतु शोधरत हैं। बीपीएचई सोसाइटी के अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर आप कार्यरत हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, संपादन, आलेख लेखन आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में आपकी लेखनी सतत सृजनरत है। आपकी प्रकाशित रचनाओं में काव्य संग्रह द्रौपदी क्यों बटी तुम 2006 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित है। दूसरा काव्य संग्रह गुलदस्तों की संस्कृति 2013 में अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित है। इसके अलावा कहानी संग्रह माँ तथा अन्य कहानियाँ भी प्रकाशित है। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके 30 से अधिक शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की साहित्यिक पत्रिका राष्ट्रवाणी की आप सह संपादक भी हैं। सरलता और सहजता आपकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसी प्रकार की क्लिष्टता, दुरूहता, प्रतीकात्मकता से परे आपकी कविताएं अत्यंत सहजता से पाठकों तक संप्रेषित हो जाती हैं। आप स्वयं कहती हैं, मैं यह मानती हूँ कि कवि मन की अभिव्यक्ति इतनी सहज तथा स्पष्ट होनी चाहिए कि पाठक के मन में शीशे सी ज्यों की त्यों उतर जाए। भाव शब्द नौका में बैठ ऐसी सहज गति लें कि पाठक सरलता से काव्य गंगा तर जाएं। लड़की से माँ बनने तक की यात्रा में कितनी दुरूहता छिपी होती है, उन्हें स्त्री जीवन जीकर ही जाना जा सकता है। जब कवयित्री लड़की थी, माँ द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध तोड़कर जीना चाहती थी, लेकिन आज जब वह स्वयं माँ है और जब अपनी बेटी को रोकती टोकती और समझाती है तो माँ को बरबस ही स्मरण करती है। आखिर माँ बनकर ही जाना जा सकता है कि माँ क्या होती है। माँ को यह संबोधित कविता आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। कविता का शीर्षक माँ। माँ, तुम्हारा बात बात पर टोकना, रोकना, समझाना, डांटना बहुत बुरा लगता था। क्रोध आता था तुम पर। क्यों कहती हो बार बार ये करो वो ना करो, मुझे कुछ नहीं समझती। आखिर मैं भी बड़ी हो गई हूँ। कभी कभी लगता था तोड़ दूं तुम्हारे बांधे सारे बंधन और निकल पड़ूं मनचाहे पथ पर, अपनी इच्छानुसार। जो मन चाहे वही करूं, चंचल तितली सी उड़ती फिरूं इधर उधर कहीं भी, लेकिन चाह कर भी न तोड़ सकी तुम्हारे दिए संस्कारों के बंधन। चलती रही सदा तुम्हारे ही साथ साथ, मन या बेमन से। माँ, तुम्हारा बात बात पर रोकना टोकना, समझाना डांटना अब समझ में आया है। उसमें छिपा हित अब खुलकर मैंने पाया है। अब समझ सकी हूँ डांट में छिपे नेह को, अनुशासन में बंधे प्रेम को, क्योंकि मैं भी अब माँ हूँ, एक बेटी की, जिसे मैं भी तुम्हारी ही तरह
रोकती टोकती समझाती हूँ प्रतिपल। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री विमर्श आज साहित्यिक आंदोलनों के केंद्र में भले ही आ चुका हो, लेकिन स्त्री विमर्श की एक चिंता उसका केवल ही झंडा फहराने को लेकर भी है। मात्र स्त्री विमर्श की चिल्लपों मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कवियत्री बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि उसे जीना है, एक स्त्री होकर ही, अर्थात जो भी वह है उसके साथ, लेकिन ससम्मान। वे नहीं चाहती किसी नारी मुक्ति संस्थान आदि से जुड़ना या किसी प्रकार की चिल्लपों मचाना ही। कविता का शीर्षक मुझे जीने दो। नारी मुक्ति संस्था या नारी आंदोलन की सदस्य नहीं हूं मैं। नारीवादी होने का ताज नहीं पहनना मुझे। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ, जीने दो मुझे अपने ढंग से कुछ पल, सिर्फ मेरे अपने लिए। लंबी चौड़ी शर्तें नहीं है जीने की मेरी, कोई आग्रह किसी प्रकार का विवाद नहीं। मैं चाहती हूँ मुझ पर अपने सिद्धांत मत ला दो। मेरी सोच को पिंजरे सा परिधि में मत बांधो। बेरोक टोक आने दो मेरी सांसों को, उन पर बेड़ियां मत बांधो। मैं किसी नारी समस्या पर आवाज बुलंद नहीं कर रही। मैं तो चाहती हूं तुम मुझे भी इंसान समझो, उतना ही जितना तुम हो। तुम्हारी तरह ही मेरे भीतर भी रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में। मेरे शरीर में भी हृदय और मस्तिष्क है। मैं भी चाहती और सोचती हूँ, इतना मत दबाओ सहन शक्ति जवाब दे जाए। संबंधों को इलास्टिक की तरह इतना मत तानो कि उसका लचीलापन ही खत्म हो जाए। आपसी रिश्ते संबोधन मात्र नहीं है, उन्हें अपनी पूरी मधुरिमा, गरिमा, सौंदर्य के साथ जियो और जीने दो। स्त्री कर्म का कोई मूल्य भले ही न हो, लेकिन उसका मूल्य अनन्य साधारण है ही। कवियत्री अपने घरेलू कामों का कोई मूल्य नहीं चाहती। घर और नौकरी संभालते संभालते आदमी थक तो जाता ही है और चाहता है प्रेम के दो शब्द सुनना, लेकिन वह भी न मिले तो प्रश्न पितृसत्तात्मक मानसिकता से छुटकारा पाने को लेकर उठेगा ही। प्रश्न उठेगा ही श्रेष्ठता ग्रंथि से छुटकारा पाने को लेकर। आखिर तो समाज पितृसत्तात्मक ढांचे से लबरेज ही है। कवियत्री चाहती हैं एक स्वस्थ संवाद। कविता का शीर्षक मानसिकता। मुझे नहीं चाहिए कोई मूल्य अपनी गृहस्थी के छोटे छोटे कामों का, जिन्हें मैं करती हूँ रुच रुच कर। मुझे नहीं लगानी कोई कीमत अपने बच्चों के पालन पोषण, छोटी बड़ी जिम्मेदारियों की, जिन्हें मैं भी जी जान से चाहती हूँ। मुझे नहीं करना समझौता घर की सुंदरता, सजावट और व्यवस्था से। नौकरी और गृहस्थी के दोनों पहियों को बखूबी संभालती मैं नहीं चाहती कोई प्रशंसा पुरस्कार। इस दोहरे तिहरे काम का जर्मेन ग्रीयर की तरह मैं स्त्री कर्म मूल्य की बात नहीं करती। तस्लीमा नसरीन सी मैं नहीं करती निंदा संपूर्ण पुरुष समाज की, पर चाहती हूँ मुक्त हो तुम पुरुष मानसिकता से। स्वीकारो स्त्री कर्म को, महत्व समझो उसके दोहरे दायित्व का। व्यर्थ शब्द बाण मत चलाओ जो भेदते हैं मेरे अंतर मन को। उस पल जब दिन भर की भागम भाग से थकित चाहती हूँ दो शब्द स्नेह के, मात्र दो शब्द। स्त्री विमर्श का वर्तमान दौर अपनी उन पुरखिनों को स्मरण करने और उनके पुनर्पाठ का भी है। कवियत्री भी इससे अछूती नहीं रह सकी।
पौराणिक स्त्री चरित्रों को समकालीन जीवन संदर्भ में प्रस्तुत करना स्त्री विमर्श में तो विश्वास जताता ही है, लेकिन उन चरित्रों की गलतियों को सीधे सीधे प्रश्नांकित भी करता है। द्रौपदी से प्रश्न करने के साथ साथ कवयित्री राम को भी आलोचना की दृष्टि से देखती है। पौराणिक चरित्रों के क्रम में 2 कविताएं। पहली कविता का शीर्षक द्रौपदी क्यों बटी तुम। द्रौपदी, तुमने क्यों स्वीकारा आदेश 5 पतियों में बंट जाने का। कैसे जिया जीवन तुमने 5 हिस्सों में बंटकर। तुमसे ही पूछती हूँ, क्या तुम बराबर बंट सकी थी। हृदय से तुमने क्या नहीं चाहा था मात्र अर्जुन को। तो क्यों बंटती रही अन्य चारों भाइयों में, छलती रही स्वयं को जीवन पर्यंत। इसी क्रम में दूसरी कविता जो समूची स्त्री जाति को संबोधित है, अपना रक्षक करता धरता स्वयं बनने की। कविता का शीर्षक मत प्रतीक्षा करो किसी राम की। मत बनो अहिल्या सी, दूसरे के दोष को, दूसरे के पाप को ढोती हुई। मत बनो शिला अहिल्या सी, दूसरे के अपराध की सजा भोगती। मत प्रतीक्षा करो किसी राम की उद्धार के लिए, जिसने अपनी पत्नी सीता को अविश्वास कर गर्भावस्था में त्याग दिया वन में। कवयित्री की दृष्टि में स्त्री जीवन में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह स्त्री का अस्तित्व है, उसकी अस्मिता है। यह अस्तित्व केवल वही बचाकर रख सकती है, बिना अस्तित्व के वह मात्र कठपुतली है। यह कवयित्री जानती है। वे जानती हैं कि स्त्री को यदि जीना है तो अस्तित्व का महत्व अमूल्य है। कविता का शीर्षक अस्तित्व। तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करती, तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरने कोशिश करती, मैं भूल जाती हूँ जीती जागती स्त्री या धागे में बंधी अंगुलियों में नाचती मात्र एक कठपुतली। नहीं बनना चाहती कठपुतली, इसलिए बार बार टटोलती हूँ भावनाओं को, आँखों को। भावनाओं की कसक, आँखों का गीलापन एहसास कराता है, कहीं शेष है जीवन, सुरक्षित है अस्तित्व। स्त्री के लिए ज़रूरी है अस्तित्व को सुरक्षित रखना, हथौड़े की चोट सहते आकार ग्रहण करते जाना, कीचड़ बीच कमल सा खिलना, अंधकार में चांद सा चमकना, नींव के पत्थर सा दृढ़ रहना। स्त्री के लिए ज़रूरी है अस्तित्व को बनाए रखना। वही पूंजी है उसकी जो उसे देनी है संतान को अपनी विरासत में। इस प्रकार अपनी कविताओं के द्वारा ऋचा जी ने समकालीन हिंदी स्त्री कविता को और अधिक समृद्ध किया है। काव्य कौमुदी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हिंदी की स्त्री कवयित्रियों की कविताओं का पाठ और विश्लेषण किया। आज उसकी 12वीं अर्थात अंतिम कड़ी प्रस्तुत की जा रही है। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉइन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉइन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।